गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, शुएब त्यागी हियर, लेक्चरर एट इम्पैक्ट कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामपुर। स्टूडेंट्स, आज फिर एक और लेक्चर हम आज आपके लिए लेके आए हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर का हमारा जो साइकिल चल रहा था, प्रीवियस लेक्चर की हमारी जो सीरीज चल रही थी, वो सीरीज थी हमारी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की। टॉपिक था मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, और जो हमारा लेक्चर जिस सब्जेक्ट का है वो है हमारा एग्रोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की, तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि हमने कल क्या क्या आपको पढ़ाया था, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की थी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो कल एक्सप्लेन किया था आपको मैन्यूर के बारे में बताया था और फर्टिलाइजर के बारे में बताया था। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। और फिर हमने इसके साथ साथ में आपको बताया था कि हमारे जो मैन्यूर का क्लासेस होती है, मैन्यूर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो मैन्यूर का वर्गीकरण हमारा दो भागों में किया जाता है। एक तो हमारा होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर, एक होता था हमारा कंसंट्रेटिव ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर की अगर बात करें हम, तो आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं बता रहा हूं। तो बल्कि अगर ऑर्गेनिक मैन्यूर की बात करें तो उसमें हमारे बल्कि में वो मैन्यूर आएंगे जिनको हम लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं। आपको बल्कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे मैन्यूर जिनको लार्ज क्वांटिटी में यूज कर रहे हो और जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या हो, कम हो। ठीक है, अब लार्ज क्वांटिटी में हम किस किस मैन्यूर को यूज करते हैं? हमारा गोबर की खाद हो गया, फार्म यार्ड मैन्यूर FIM, और हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया। ठीक है, और हमारा पोल्ट्री मैन्योर हो गया। ये सारे क्या चीजें क्या है हमारी ये क्या है, हम इनको लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम मात्रा में होती है। और एक दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कंसंट्रेटेड का हिंदी में मतलब है सांद्रित खाद। सांद्रित खाद हम इसको हिंदी में बोलेंगे। तो सांद्रित खाद का मतलब है कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट हमारा क्या हो, सांद्रित रूप में हो, उसके अंदर वो क्या हो, कंसंट्रेटिव रेशियो में हो। ठीक है, तो जो सांद्रित खाद है हमारे, वो खाद होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कंपेयर टू बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर ज्यादा होती है, और उनको हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं कंपेयर टू बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो आप अगर जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कुछ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर लेक्चर के हमारे कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा मैन्यूर ही पोर्शन चल रहा है, फर्टिलाइजर पोर्शन हमारे स्टार्ट नहीं हुआ है। फर्टिलाइजर पोर्शन हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा मैन्यूर ही चल रहा था। मैन्यूर के बारे में मैंने आपको बताया था बस। फर्टिलाइजर क्या होते हैं ये चीजें मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन मैंने उनका आपको टाइप्स नहीं बताया, उनका क्लासिफिकेशन नहीं बताया, उनके बारे में कौन कौन से हमारे फर्टिलाइजर होते हैं ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई। तो वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको देखिए प्लीज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें हम मैन्यूर को डिस्कस कर रहे हैं। दो लेक्चर में हमने मैन्यूर को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक मैन्यूर होता है हमारा पोल्ट्री मैन्यूर। पोल्ट्री मैन्यूर, पोल्ट्री से मुराद है हमारा मुर्गी पालन से, मुर्गी फार्म से जो निकलने वाला मुर्गियों का एक्सक्रेटा होता है ना। ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है एक्सक्रेटा में, हमारा जो वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे एक तो मुर्गी की बीट आ सकती है। ठीक है, दूसरा हमारा जो हम मुर्गियों को फार्म के अंदर जो फीड दे रहे हैं ना, जो खाना दे रहे हैं, ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो बर्ड्स है, जो मुर्गियां हैं, वो खाने को हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ गिराएंगे, ठीक है, कुछ इधर इधर उधर उनको गिराएंगे वो, ठीक है। खाने के टाइम मुर्गे लड़ती भी है बहुत है। तो जो हमारा एक तो फीड वेस्ट, जो हमारा फीड का जो खाने का वेस्ट हो रहा है वो, और एक हमारा जो उनकी बीट है, ठीक है, जो वो मल निकालती हैं, जो उनका डेटा है वो, ठीक है, और उनका यूरिन वगैरह, ये सब चीजें हमारे फार्म में इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। जब हम फार्म की सफाई करते हैं, भाई क्लीनिंग भी हमारे पोल्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सी फंगल डिजीज हमारी साफ सफाई की वजह से मुर्गियों के अंदर आ जाती है। अगर साफ सफाई ज्यादा नहीं है तो मुर्गियों के अंदर बहुत सी फंगल डिजीज आ जाएंगी, जैसे कि हमारा चेचक हुआ, फाउल पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो साफ सफाई भी जरूरी है। अब जब साफ सफाई हम करते हैं, जो भी कचरा, जो भी वेस्ट मुर्गियों का होता है, जो भी वेस्ट मुर्गियों का होता है, वो उस वेस्ट को हम जब क्लीन करके साफ करके फार्म से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर बना लेते हैं। ढेर भी बना सकते हो, गड्ढे में भी आप डाल सकते हो। तो जब हम उसको ढेर बना लेते हैं तो वो हमारा डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो उसमें से हमारी स्मेल आने लगती है डिकम्पोजिशन की, तो वो हमारा पोल्ट्री मैन्योर तैयार हो जाता है। वो क्या हो जाता है हमारा उस टाइम पे? पोल्ट्री मैन्योर तैयार हो जाता है। तो पोल्ट्री के एक्सक्रेटा, बर्ड्स के एक्सक्रेटा से निकलने वाले जो उनके वेस्ट से उनको डिकम्पोजिशन के बाद मिलने वाला कोई भी ऐसा मीडियम जिसको हम न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? पोल्ट्री मैन्योर कहलाएगा। अब देख लेते हैं हम पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोल्ट्री मैन्योर की अगर हम बात करें, तो हमारा जो पोल्ट्री मैन्योर के बारे में जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा? द एक्सक्रेटा ऑफ बर्ड्स। किसका एक्सक्रेटा? बर्ड्स का वेस्ट। द एक्सक्रेटा ऑफ बर्ड्स फर्मेंट वेरी क्विकली। हमारा जो बर्ड्स का एक्सक्रेटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्विकली फर्मेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी वो सड़ गल जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी एक चीजें बताई थी कि हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद, वो 12 महीनों तक हमारी फसलों को अवशेषित प्रभाव, अपने हमारी फसलों में या हमारी सोइल के अंदर अवशेषित प्रभाव बनाए रखता है, ठीक है। तो जो ऐसा मैन्योर जो 12 महीने तो हमारी फसलों के अंदर अवशेषित प्रभाव बनाए रखता है, तो वो तो न्यूट्रिएंट भी हल्के हल्के रिलीज करेगा, स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि 50% जो हमारा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है, और जिसके हम अगर फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें, तो उसमें से हमारा 50% वो 8 से 9 महीने में ही अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज कर देता है। फिर बाकी जो हमारी नेक्स्ट फसल है, बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो उसके लिए उस फसल में रिलीज करता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पोल्ट्री मैन्योर क्या है? पोल्ट्री मैन्योर तो हमारा जो उसका जो एक्सक्रीटा है बर्ड्स का, वो बहुत ज्यादा जल्दी फर्मेंट होता है, क्विकली फर्मेंट होता है, ठीक है। तो जब ये क्विकली फर्मेंट होता है, तो जब हम इसको एज ए मैन्योर यूज करेंगे फील्ड में, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को जल्दी रिलीज करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, जल्दी रिलीज करेगा। तो जब ये जल्दी रिलीज करेगा, एक तो रिलीज जल्दी कर रहा है, एक मैंने इसके बारे में आपको एक और फैक्ट बताया था कि इसके अंदर गोबर की खाद से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है। भाई एक तो जल्दी, भाई 2 महीनों में ये सड़ गल जाता है, 2 महीनों में इसका अवशेषित प्रभाव सोइल के अंदर खत्म हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, ठीक है। अब जब 2 महीने के अंदर पूरा मिट्टी बन गया, तो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट सब रिलीज कर देगा 2 महीने के अंदर। अब एक तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा कंपेयर टू फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा इसे जल्दी रिलीज कर रहा है, तो हमारी फसलों को ये क्या देगा? अगर हम इनको ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो हमारी फसलों को क्या देगा? नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमको ज्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो फर्मेंट होता है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, बहुत ज्यादा जल्दी ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, भाई एक फर्मेंट क्विकली हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इफ लेफ्ट एक्सपोज 50% ऑफ इट्स नाइट्रोजन इज लॉस्ट विद इन 30 डेज, ठीक है। मतलब ये कहने का कि अगर हमने इसको सोइल के अंदर डाल के छोड़ दिया, तो 1 महीने के अंदर ये अपने
एक महीने के अंदर पूरा अपना नाइट्रोजन, ये 50% नाइट्रोजन अपना एक महीने के अंदर सोइल के अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, सोइल के अंदर एक महीने में 50% नाइट्रोजन अपने रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पोल्ट्री मैन्यूर कंटेन्स हायर नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंपेयर टू अदर बल्की मैन्यूर। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि पोल्ट्री मैन्यूर हमारे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं अदर बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर में, लेकिन है ये भी बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर, क्योंकि कंसेंट्रेटिव कैटेगरी में ये नहीं आएगा। कंसेंट्रेटिव कैटेगरी में हमारे जितने प्रकार की खल है ना वो आती है, हमारी खल ऑयल केक्स आते हैं हमारे। ठीक है, और इसके साथ में हमारे बोन मील आ जाएगा, ब्लड मील आ जाएगा। ठीक है, बूचड़ खाना वगैरह जो हमारा मिलता है स्लेटर हाउस में, जो खून होता है ना उसका हम एज ए मैन्यूर यूज करते हैं। और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर में इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कंसंट्रेटिव से ज्यादा नहीं होते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं, द एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट इज 3.03% नाइट्रोजन। इसके अंदर 3.03% नाइट्रोजन होता है, 2.63% इसके अंदर फॉस्फोरस होता है और 1.4% इसके अंदर पोटास होता है। ठीक है, तो हमारे जो मैंने आपको फार्म यार्ड मैन्योर बताया था तो उसके अंदर तो 1% हमारा 1 से 1.5% नाइट्रोजन था। ठीक है, और 0.5% उसके अंदर फॉस्फोरस था और 1.5% यानी कि 1.5% उसके अंदर क्या था, हमारा पोटास था। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें हमारी क्या है, उससे डबल है। ठीक है, ज्यादा है उससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मैन्योर है वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट हमारा ऑर्गेनिक मैटर को हमारे केचुए की मदद से उसको वोम किया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, केचुआ उसको खाता है, खाने के बाद वो अपना एक्सक्रेटा निकालता है। ठीक है, तो जो वो एक्सक्रेटा है उसको क्या बोलेंगे, वर्मी कल्चर बोलेंगे या वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको दो ऐसी ब्रीड के नाम बताऊं जो हमारी सबसे ज्यादा हम वर्मी कंपोस्ट में, मतलब हमारी जो ऐसी उसकी ब्रीड है केचुए की, वो कौन कौन सी है, तो जो सबसे ज्यादा फेमस है मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक ब्रीड तो हमारी है एसेनिया फोर्टिडा, एसेनिया फोर्टिडा, और दूसरी हमारी है जे गोपाला, जे गोपाल। ठीक है, ये दो हमारी ऐसी ब्रीड है, जे गोपाल और एसेनिया फोर्टिडा, जो हमारी किसकी है, केचुए की ब्रीड होती है। तो ये सबसे ज्यादा हमारी एशियाटिक रीजन में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, एशियाटिक रीजन में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल है, इन ब्रीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो इन्वायरमेंट है वो सुटेबल है। ठीक है, अब अगर हम मैंने आपको बता दिया कि वर्मी कंपोस्ट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वर्मी कल्चर बनाते हैं, यानी कि केचुआ अर्थवर्म की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है हमारा, वर्मी कंपोस्ट इज मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्मी सेली। किसकी हेल्प से? वर्मी सेली, यानी कि अर्थवर्म की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वर्मी कल्चर बनाते हैं या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, इट फीड्स ऑन काउ डंग विद ए रेशनलाइज्ड मिक्स ऑफ ग्रीन मटेरियल। ठीक है, ये क्या इसका फीड क्या है, हमारे जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, ठीक है, उसको क्या करता है, रेशनलाइज तरीके से उसको मिक्स करता है, मतलब प्रॉपर रेशियो में उसको मिक्स करता है आपस में। ठीक है, खाता है उसको और मिक्स करता है अच्छे से। ठीक है, और किसको मिक्स करता है, ग्रीन मटेरियल। हमारे जो ग्रीन मटेरियल हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे देखो जो गोबर होता है ना, जो हम अपने एनिमल का जो वेस्ट होता है गोबर, तो उसको जब हम इकट्ठा करते हैं ना, उसमें यूरिन और डंग के मिक्सचर के अलावा हमारे एनिमल का फीड भी होता है, जो हम उसको चारा डाल रहे हैं ना, उसका फीड भी उसमें आ जाता है। तो ये उसको भी क्या कर देता है, वर्मी सेली हमारे अर्थवर्म उसको भी डिकम्पोज कर देता है या उसको भी खा लेता है और मिक्स कर देता है। ठीक है, और ग्रीन मटेरियल, और हमारा दूसरा क्या है, फार्म वेस्ट। वही है, मतलब फार्म वेस्ट हमारा एनिमल वेस्ट में आएगा। और हमारा किचन वेस्ट को भी ये क्या करते हैं, हम किचन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है,
किचन वेस्ट में हमारे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट इज न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट हमारा क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किससे बनाया जाता है, हमारा अर्थवॉर्म की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। मेड फ्रॉम अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। और हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी मदद से तैयार होता है हमारा क्या, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे इसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट हमारा पाया जाता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर कितना है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर 1.5% से 2% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और 0.5% से 1.5% इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, और 0.5% से 1% इसके अंदर पोटास पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्या, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इसके अंदर इतनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट। कंपोस्ट हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, कंपोस्ट होता है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट, ठीक है, या हमारा लीव्स वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन से हम जो बनाते हैं किचन वेस्ट से, वो हमारा क्या होता है, कंपोस्ट कहलाता है। उसमें किचन वेस्ट में हमारे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अदर वेस्ट भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कंपोस्ट हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर, इसमें गोबर नहीं आएगा, इसमें हमारा यूरिन नहीं आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनिमल से निकलने वाला हमारा कोई वेस्ट इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे हम, इसमें कोई भी ऐसी चीज इंक्लूड नहीं होगी जो हमारी जानवरों से हमको मिल रही हो, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्लूड होगा सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिक मैटर क्या, किस चीज का ऑर्गेनिक मैटर, हमारा किचन वेस्ट का ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। पत्तियों की हमारे पेड़ों की पत्ती, ठीक है, और हमारे सब्जियों के छिलके, ठीक है, और इसके साथ साथ में हमारे फलों के छिलके, ये वो चीजें इसमें रहेंगी, इसमें हमारा गोबर या यूरिन इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा डिकम्पोजिशन करना ऑर्गेनिक मैटर का, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, अंडर कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन में बनाया जा रहा है। कंट्रोल कंडीशन का बात, इसमें कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है, कंट्रोल कंडीशन का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा, जब हम इसको एक जगह पे सारे ऑर्गेनिक मैटर को या किचन वेस्ट को हम जब एक जगह पे डालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको मोस्टली हमें इसको क्या करना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए, और गड्ढे में हमें इसको क्या करना चाहिए, एनारोबिक कंडीशन डेवलप कर देनी चाहिए, और इसमें हमें क्या, इसको थोड़ा हमें मॉइस्चर भी देते रहना है, मतलब नमी भी इसको प्रदान करते रहना है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, हमारा कंपोस्ट तैयार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुला हमने रख दिया तो सूख जाएगा, ठीक है, सारा वेस्ट हमारा धूप की वजह से सूख भी सकता है, तो हम इसमें लगातार नमी देते रहे, इसको मॉइस्चर हम प्रोवाइड करते रहे, भिगोते रहे, ठीक है। हम स्प्रे के माध्यम से या स्प्रे क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए मास ऑफ रोटीन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। रोटीन मतलब एक ऑर्गेनिक मैटर का एक ऐसा बल की रूप, एक ऐसा मास, उसका एक ज्यादा रूप, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोटीन होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया हुआ ऑर्गेनिक मैटर को, ऐसा एक लार्ज क्वांटिटी वाला मटेरियल, ठीक है, मेड फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट, ठीक है। मतलब ज्यादा मात्रा में रोटीन किया हुआ है, सड़ाया गलाया हुआ हमारा ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, कहना मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट कंटेंट से, वो क्या है, इसके अंदर 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, और 0.15% इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, और 0.5% इसके अंदर पोटाश की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट, ये टेबल हमने किस लिए बनाई है, ये टेबल हमने हमारा जो एनुअल पर डे कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वेस्ट वो एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है, कितना गोबर कर रहा है, ठीक है, और कितना वो क्या कर रहा है, यूरिन यानी मूत्र कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको इसलिए ये बना के दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हमारा क्या रहता है, ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या क्या है इसमें, हमारा जो कैटल होते हैं ना, मवेशी हमारे गाय वगैरह, ठीक है, तो हमारी काउस होती है, तो
वो हमारी एक दिन में 18 से 30 किलो 18 से 30 किलो एक दिन में हमारा डंग और यूरिन प्रोड्यूस कर देती है। ये लिखा हुआ है ना, डंग एंड यूरिन प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, ठीक है। तो एक दिन में 18 से 30 किलो क्या कर देती है, डंग और यूरिन के मिक्सचर को प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे बुफैलो की, भैंसों की बात करें, तो भैंस हमारे कितना गोबर और मूत्र करती है, तो वो हमारी करती है 25 से 40 किलो एक दिन में। 25 से 40 किलो वो क्या कर देती है, हमारा वेस्ट प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। शीप एंड गोट की बात करें, भेड़ और बकरी की बात करें, तो ये बहुत कम करती है, खाती तो बहुत है, लेकिन इनका जो वेस्ट होता है इनके साइज के हिसाब से कम होता है। मतलब इनका जितना साइज है अब उसके हिसाब से इनके लिए इनका वेस्ट ठीक है। अब भैंस तो बड़ी होती है, उसका वेस्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा खाते भी है, लेकिन बकरी का तो हमेशा मुंह ही चलता रहता है। चलो, शीप एंड गोट की हम बात करें तो ये हमारा कितना प्रोड्यूस करती है वेस्ट, तो ये करती है हमारी 1 से 2.5 किलो, यानी कि 1 से 2.5 kg, ठीक है। अगर हम पिग की बात करें, इसमें हमारे जो सुअर होते हैं उनकी बात करें, तो वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपना मतलब वेस्ट यूरिन और अपना डंग कितना प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं हमारे 3 से 5 किलो, ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो सारी चीजें है, ठीक है। देखो एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि हमारा जो पोल्ट्री है, ठीक है, वो कितने टाइम में अपना न्यूट्रिएंट को रिलीज कर देता है, 50% न्यूट्रिएंट कितने टाइम में रिलीज कर देता है, तो 30 डेज यानी कि 1 महीने में वो 50% न्यूट्रिएंट अपने रिलीज कर देता है, ठीक है। और क्या पूछेगा इसमें से, और ये पूछेगा हमारा कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना पाया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर कितने पाए जाते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में ये तो आपको पता ही है कि वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें से इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए, ठीक है। अगर थ्योरेटिकली की बात करें तो ये सारी चीजें इंपोर्टेंट, लेकिन कॉम्पिटेटिव के लिए हम इसको कंसीडर करें तो कॉम्पिटेटिव के लिए आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ इसका न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इंपोर्टेंट है। और ये दो आपकी जो मैंने ब्रीड्स बताई है, केचुए की, अर्थवॉर्म की जो मैंने ब्रीड्स आपको बताई है, अर्थवॉर्म, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि एशिया में हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाली केचुए की ब्रीड्स कौन सी, सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज होने वाली हमारी एशिया की ब्रीड कौन सी है, ठीक है। तो उसमें दो आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एक एसेनिया फोइटेड आ जाएगा, एक हमारा जयगोपाल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ सकता है वो कि हमारा कंपोस्ट क्या होता है, ये पूछ सकता है कि कंपोस्ट में ऐसा तो नहीं है कि हमारा एनिमल वेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है वो कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स कितना होता है, ठीक है। और तीसरा ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे जो मवेशी होते हैं, गाय वगैरह होती है जो, वो कितना एक दिन में अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती है, डंग और यूरिन, बुफैलो कितना करती है, शीप कितना करती है, और हमारे पिग कितना करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर थ्योरेटिकली देखें तो ऑल इंपोर्टेंट है, ठीक है। एकेडमिक के लिए सारी चीजें इंपोर्टेंट है। अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट वगैरह है वो इंपोर्टेंट है, और ये टेबल इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो जो एकेडमिक एजुकेशन ले रहा है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपके नहीं होंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप बीट ही नहीं कर पाओगे। कितना ही पढ़ लीजिए आप, वन लाइनर क्वेश्चन आप कितना रट लीजिए, कितना आप रट्टा मार लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में आप रहते हो ना, तो वहां जो आपने सीखा है, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वही काम करता है, ठीक है। ये नहीं काम करता है कि आपने रटा क्या है, रटना कुछ नहीं होता है। रटना तो आप प्रेशर में वहां पे जाके भूल ही जाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस पे आप क्वेश्चन को करेक्ट करके आ जाओगे, और जो आपने रटा है वो भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना उसके लिए भी जरूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें आपको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अच्छे दे रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पे हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे फर्टिलाइजर पे, मैन्यूर हमारा होगा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा रहेगा फर्टिलाइजर पे। स्टूडेंट्स, अगर मेरे लेक्चर आपको
पसंद आ रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चीज का लेक्चर चाहिए, या आप किस चीज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है, तो आप उस चीज को कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा फर्टिलाइजर का रहेगा, मैंने आपको बता दिया है, आप इसका वेट करिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।